क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधूली भाग दो कक्षा 10 के लिए गोधूली जो हिंदी के रूप में है, आज हम लोग गोधूली भाग दो के काव्यखंड के जो 5वां अध्याय भारत माता, जिसका कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, भारत माता जो कविता के रूप में है, आज हम लोग भारत माता कविता के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस पर हम लोग आज खासकर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए हिंदी में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए भारत माता कविता के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं हम लोग उस पर खासकर चर्चा करेंगे। तो पहले से स्क्रीन पर पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न मौजूद हैं जो इस प्रकार है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन, और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है आदर्श, दूसरा काल्पनिक, और तीसरा ऑप्शन है यथातथ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यथातथ। तो इस प्रकार हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है कंचन, और तीसरा ऑप्शन है पुष्प, और चौथा ऑप्शन है छायायुक्त चंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बोलता हूं इस कारण कि आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वीडियो देखने में भूल जाते हैं, अंतिम में बोलूँ फिर आप लोग भूल ही जाएंगे। तो इसी कारण मैं पहले ही बोलते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूं तो कम से कम आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मालूम करते हैं। अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर मन में सोच लिए होंगे। अगर आप लोग भारत माता कविता के व्याख्या सहित आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यही रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप व्याख्या स्वरूप जितने भी कविता हैं, कहानी हैं, सबका जो है ना व्याख्या स्वरूप आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर बिहार बोर्ड में ला सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छायायुक्त चंद्र। कहते हैं भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, पंत जी की अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ग्रामवासिनी, दूसरा है नगरवासिनी, और तीसरा है शहरवासिनी, और चौथा ऑप्शन है पर्वतवासिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामवासिनी। पंत जी के अनुसार से भारत माता गांव में अर्थात ग्राम में निवास करती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता कवि सुमित्रानंद पंत के किस काव्य ग्रंथ से संकलित हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वीणा से, दूसरा ग्रंथि से, तीसरा ग्राम्या से, और चौथा उच्छ्वास से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्राम्या से। ग्राम्या ग्रंथ से भारत माता कविता ली गई है जो सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा लाल, और तीसरा गीला, और चौथा धूल भरा। तो मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दूं, भारत माता का आंचल कैसा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धूल भरा। कविता के अनुसार से भारत माता का आंचल धूल भरा सा है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है विमाता, और चौथा ऑप्शन है भारत माता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता।
सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? भारत माता को कहा है कि मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदास खड़ी है। कौन खड़ी है? भारत माता। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कौसानी, दूसरा श्यामली और चौथा ऑप्शन है चंपारण। और पहला ऑप्शन है कौसानी, दूसरा है श्यामली और तीसरा ऑप्शन है चंपारण और चौथा ऑप्शन है मेरठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सरस्वती देवी, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी देवी और तीसरा ऑप्शन है बुधिया देवी और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी के पिताजी का नाम है। पंत जी के पिताजी का नाम है। तो पहला ऑप्शन है गंगादत्त, दूसरा है गंगाधर और तीसरा ऑप्शन है श्रीधर और चौथा ऑप्शन है शिवदत्त। पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगादत्त। पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मुगलसराय, दूसरा बनारस और तीसरा हरिद्वार और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बनारस। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में पाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी का जन्म कब हुआ था? पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1899 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1900 और चौथा ऑप्शन है 1902 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1900 ईस्वी। तो कहते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। तो और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी का निधन कब हुआ था? तो 29/12/1977, 30/12/1977 या 31/12/1977 और चौथा ऑप्शन है 1/1/1978। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 29/12/1977 अर्थात 29 दिसंबर 1977 को पंत जी का निधन हो गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी किस युग के कवि थे? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है रीति युग और तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छायावाद युग के। पंत जी छायावाद युग के कवि थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी विरोधी थे। पंत जी किसकी विरोधी थे? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मानवतावाद के, दूसरा अतिवादिता और तीसरा समाजवादिता और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अतिवादिता का। पंत जी अतिवादिता का विरोधी थे। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी का अंतिम काव्य था। पंत जी का अंतिम काव्य था। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है लोकायतन, दूसरा पल्लव और तीसरा ऑप्शन है वीणा और चौथा ऑप्शन है युगपत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी आप चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकायतन। पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायतन। तो हम लोग अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। युगवाणी किनकी रचना थी? युगवाणी किनकी रचना थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है प्रेमघन, दूसरा पंत जी की और तीसरा निराला जी की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंत जी की। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की ही रचना है। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है उच्छ्वास, दूसरा ग्रंथि और तीसरा ऑप्शन है चिदंबरा और चौथा ऑप्शन है गुज्जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिदंबरा। पंत जी को चिदंबरा
रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारतीय जनता को, दूसरा भारत माता को, और तीसरा भारत माँ के संतान को, और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता को। भारत माता को प्रवासिनी कहा है। प्रवासिनी का मतलब है कि अपने ही घर में बंद हैं, कहते विदेशनी या बेगानी बनकर बंद हैं। प्रवासिनी मतलब विदेशी या बेगाने। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कवि पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? पंत जी को किसका हास भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अंग्रेजों का, दूसरा भारतीयों का, और तीसरा भारत माता का, और चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता का। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है यथार्थवाद, दूसरा अरविंद, और तीसरा गांधी, और चौथा अध्यात्मवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यथार्थवाद। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कड़ी की इस दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है निराला को, दूसरा भारतेंदु को, तीसरा जयशंकर प्रसाद को, और तीसरा सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शैलवासिनी, दूसरा ऑप्शन है नगरवासिनी, और तीसरा ऑप्शन है ग्रामवासिनी, और चौथा ऑप्शन है विधवासिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामवासिनी। भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्रामवासिनी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। सरदेदु हासिनी कौन है? सरदेदु हासिनी कौन है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा प्रजा, और तीसरा ऑप्शन है माता, और चौथा ऑप्शन है भारत माता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है धरती माता, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी माता, और तीसरा ऑप्शन है सीता माता, और चौथा ऑप्शन है भारत माता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पटना साहिब पटना, दूसरा कोसानी अल्मोड़ा, और तीसरा ऑप्शन है सारण वैशाली, और चौथा ऑप्शन है बूटाटी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। पंत ने काव्य लिखा था। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है उच्छ्वास, दूसरा बादल, और तीसरा ऑप्शन है युगवाणी, और चौथा ऑप्शन है लोकयातन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकायतन। पंत ने काव्य लिखा था, लोकायतन काव्य लिखा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारत माता के दो हाथों, दूसरा ऑप्शन है भारत माता के दो पैरों, और तीसरा ऑप्शन है भारत माता के दो आँखें, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत माता के दो आँखों, जो दो आँखें हैं उसको गंगा यमुना को कवि सुमित्रा नंदन पंत ने रूपक के रूप में प्रयोग किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दीनता का, दूसरा धर्मात्मा का, तीसरा ऑप्शन है कटुता का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीनता का। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है शरद ऋतु की वर्षा, दूसरा
शरद ऋतु का सूर्योदय, और तीसरा ऑप्शन है शरद ऋतु का सूर्यास्त, और चौथा ऑप्शन है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो मेरे प्रिय पाठकगण, आप लोग कम से कम शब्दार्थ भी जो गोधूली भाग 2 हैं उसका आप थोड़ी थोड़ी कंठस्थ कर लें, ताकि आपके बिहार बोर्ड में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूटे नहीं। आपको रटने नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं। 2-4 बार पढ़िएगा तो बस वो क्लियर हो जाएंगे और सब दिन के लिए याद रहेंगे। तो इसी कारण आपसे मेरा आशा है कि आप लोग कम से कम शब्दार्थ को थोड़ा देख लें, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूट ना जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है? भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है खुशहाल, दूसरा उदासिनी, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की, और चौथा है प्रवासिनी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उदासिनी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कलंकित चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है कलंकित सूरज, और तीसरा ऑप्शन है दुल्हन, और चौथा ऑप्शन है गांव की नारी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कलंकित चंद्रमा से। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई थी? कलंकित चंद्रमा से। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे भारत माता कविता के, वह समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।